भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के बहुत सारे विधायक और नेता हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि अभी हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं। हरीश रावत और उनकी टीम पूरी तरह से एग्रेसिव हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो एग्रेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस सरकार की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जा रही है। जो ये सहमात और उखाड़ पछाड़ का जो खेल चल रहा है, ये अभी तब तक चलता रहेगा जब तक टिकट वितरण नहीं हो जाता, जब तक नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख नहीं गुजर जाती। अगले वर्ष 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और विधानसभा चुनाव होने के बाद ये एक संवैधानिक बाध्यता होगी कि मार्च के मिड तक यहाँ पर किसी नई सरकार का गठन हो जाए। जो राजनीतिक दल बहुमत लेकर सत्ता में आएंगे उनको सरकार में शपथ दिलाई जाएगी। अब सवाल ये है कि 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुमत किसको मिलने वाला है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और उससे पहले सहमत का खेल, उखाड़ पछाड़ का खेल, तोड़ फोड़ की राजनीति यहाँ पर अपने चरम पर है। लेकिन सवाल यह है कि 2022 यानी 22 का बादशाह कौन होगा? कौन होगा 22 का बादशाह? ये एक सवाल यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। और कांग्रेस जिस तरह से आपदा को, भ्रष्टाचार को, तमाम उन मुद्दों को, बेरोजगारी को एक अपना चुनावी हथियार बनाकर फ्रंट पर आ रही है, फ्रंट पर आकर सरकार से मुकाबिल हो रही है, उसे देखकर लगता है कि हरीश रावत का एग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी अगर हम देखते हैं कि पिछले 2-3 महीनों की राजनीति पर अगर उत्तराखंड में गौर करते हैं तो गौर करने वाली बात यह है कि ये जो उखाड़ पछाड़ की राजनीति हुई, ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति हुई, इसके होने के बाद पहले शुरुआत हुई कि निर्दलीय विधायक को, 2 निर्दलीय विधायक और एक कांग्रेस के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन उसी दिन कांग्रेस ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और कुछ ही दिन बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट की सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक पुत्र संजीव आर्य को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जवाब दिया कि इस पूरा भाजपा शिविर सदमे में आ गया। अब ये सब चीज़ें चल ही रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी दोनों दल इस बात पर अड़े हुए हैं। भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के बहुत सारे विधायक और नेता हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि अभी हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं। तो दोनों खेमों की तरफ से ये जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, इससे यहाँ पर एक अच्छी खासी हलचल मची हुई है और ये हलचल तब तक मची रहेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता। अभी मसलन पिछले दिनों जो भी कुछ एपिसोड हुआ यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी के बाद, जिस तरह से यहाँ की राजनीति ने करवट लिया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैकफुट पर गई, उसके बाद यहाँ की पिक्चर कुछ बदली हुई है। हरीश रावत और उनकी टीम पूरी तरह से एग्रेसिव हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो एग्रेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल ये है कि अभी हरक सिंह रावत और तमाम उन नेताओं के कांग्रेस में वापसी की बात कही जा रही थी कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराया था। अब यशपाल आर्य और बाकी लोगों में आने और जाने में क्या फ़र्क है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब मार्च 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराई गई तो उस वक्त जो 8-9 लोग आए थे उसमें यशपाल आर्य शामिल नहीं थे। यशपाल आर्य और रेखा आर्य और सतपाल महाराज ये काफ़ी बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले जो 8-9 विधायक थे वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और यशपाल आर्य की घर वापसी भी वैसे ही हुई जैसी भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे। वो अकेले आए थे और अकेले ही चले गए। तब वो अकेले विधायक थे, आज वो और खुद उनके पुत्र संजीव आर्य दोनों विधायक थे। तो यानी एक विधायक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और भाजपा ने 2 विधायक कांग्रेस के तोड़े। तो ये जो एक नहले पे दहला वाला जो गेम चल रहा है, ये इसमें गेम चेंजर कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, ये अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको जानने में। लेकिन 22 का जो बादशाह होगा वो कौन होगा, इस प्रदेश का मुस्तकबिल कौन होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। कैसे बनेगी सरकार, कैसे आएगा बहुमत, सभी के अपने दावे हैं। सरकार कांग्रेस की इन फाइटिंग को लेकर मैदान में जा रही है और अपनी कामों की उपलब्धि बताते हुए फील्ड में जा रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जा रही है। अभी जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विजय बहुगुणा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब भाजपा में हैं,
तो उनको यहाँ पर देहरादून भेजा और वो 2 दिन यहाँ उन्होंने कैंप किया। और जो कांग्रेस में संभावित नाम थे वापसी करने वाले, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा काऊ, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन, ये जो तमाम लोग थे, इन सब से बात की। और उन्होंने हरीश रावत को एक चेतावनी भी दी कि वो कम से कम अपनी सीट तो बताए कहाँ से वो लड़ना चाहते हैं। तो इसी पूरी जद्दोजहद में, और उधर हरीश रावत बहुगुणा के लिए कह रहे हैं कि जब से गए हैं उनको कोई काम ही नहीं मिला। चलो अच्छा है, इस क्राइसिस मैनेजमेंट के बहाने बहुगुणा को भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो दिया। अब बहुगुणा पूछ रहे हैं वो सीट बताए, और हरीश रावत कह रहे हैं कि हम 15 दिन में आपको कुछ और भी बताएंगे। और उधर बहुगुणा भी कह रहे हैं कि 15 दिन बाद हम एक और धमाका करने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा लगातार इसी धमाके के दावे कर रहे हैं एक दूसरे के विपरीत। और उनका ये है कि ये जो सियासत है जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। और इसमें पूरी तरह से साम दाम दंड भेद, उनके बातों से लगता है कि सभी माध्यमों का प्रयोग करके किसी भी तरह सत्ता हासिल की जाएगी। अब देखना यही है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि 22 का बादशाह कौन होगा। तो इसी को लेकर के जो ये सहमात और उखाड़ पछाड़ का जो खेल चल रहा है, ये अभी तब तक चलता रहेगा जब तक टिकट वितरण नहीं हो जाता, जब तक नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख नहीं गुजर जाती। उसके बाद ही ये सिलसिला रुकेगा। और आप देखते हैं कि अगले साल जो एक सरकार निर्वाचित होगी वो कौन से राजनीतिक दल की होगी, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करते हैं। और बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है उन पर हम नज़र बनाए रखते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।